तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने इसमें कोई गंभीर गलती कर दी है। तो जो गलती की है उस गलती को मैं वीडियो के अंत में सुधारूंगा। जो मैंने इसमें गलती की है उस गलती को मैं इस वीडियो के अंत में सुधारूंगा। ध्यान रखिएगा, बीच में एक आध लाइन ऐसी है जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने कुछ गलत बोल दी है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में, नेहरू समिति के बारे में कुछ प्लेस या कुछ डेट जो है मैंने गलत बोल दी है। उस गलती को मैं वीडियो के अंत में सुधारूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको प्लीज़। तो आज के सेशन में या आज की इस वीडियो में या आज की इस क्लास में बात करेंगे साइमन कमीशन की। इससे पहले हम जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन या वो आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय वाला जो मामला था वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि मैं जिस क्लास की भी वीडियो बना रहा हूं तो उसमें मेरा पूरा ध्यान है कि भले ही आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो मेरी जो वीडियो हैं वो सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें मैं पूरी स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूँ, पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ। जहाँ पर कोई चीज़ समझाने के लिए है वो समझा भी रहा हूँ, जहाँ कुछ विश्लेषण करना है उसका विश्लेषण भी कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है वो साथ में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लासेस आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, प्री और मेंस के लिए तो यूज़फुल है ही हैं, साथ ही अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो कहते हैं ना 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गए, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारी क्लास को फॉलो कीजिए। वो जो 1 नंबर 2 नंबर से रुकने की जो कहानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो ये भूल जाएँ कि यहाँ पर कैमरा ऑन है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे और मैं आपसे बात करूँ, हम लोग भूल जाते हैं कैमरा ऑन है यहाँ पर। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, जिस तरह से हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी तरह से वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सुनो, साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं हम, सर जॉन साइमन कमीशन। इसकी बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी है ही। मॉन्टेस्क्यू अनाउंसमेंट हुआ 20 अगस्त सन 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्या था वो मॉन्टेस्क्यू अनाउंसमेंट? भारतीयों को राजनीति और प्रशासन की हर शाखा में शनै शनै और उत्तरदायित्व दिया जाएगा, है ना। यही तो था भाई। होम रूल लीग मूवमेंट का दबाव था, या आप कह लें फर्स्ट वर्ल्ड वार का दबाव था, या आप कह लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सदिच्छा रही होगी कि हमने भारतीयों को अब जो ऑटोनॉमी या स्वायत्ता या स्वराज देने की दिशा में आगे चलना है। जो भी था, मॉन्टेस्क्यू ने अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के बाद आपको पता होगा एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कभी हम लोग होम रूल लीग के थ्रू हम लोग क्या मांग कर रहे हैं कि भारतीयों को स्वराज मिलना चाहिए, स्वशासन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया है, तो अब इस मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खैर वो अलग मसले हैं। होम रूल लीग के बारे में मैंने आपको काफ़ी पढ़ा चुका हूँ मैं। अब अनाउंसमेंट हो गया। अब उस अनाउंसमेंट के बाद भारतीयों को स्वशासन या स्वराज किस तरह से देना है, इसके लिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर के एक जो योजना है उसका ड्राफ्ट बनाया या प्लानिंग का खाका बनाया। उस योजना या प्लानिंग या पॉलिसी को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 में पास किया एक एक्ट के रूप में, जिसको नाम दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अच्छा, अब इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था कि भारतीयों को जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं, जो भी भागीदारी, शक्तियाँ या उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं, उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, या 1919 एक्ट के थ्रू जो पॉलिसी बना रहे हैं या जो रिफॉर्म्स भारत में लागू कर रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इन सबको जानने के लिए हर 10 साल बाद एक कमीशन आया करेगा। सभी लोग जानते हैं 1919 के एक्ट में ये व्यवस्था थी। ठीक है, अब होता क्या है कि 1919 के एक्ट में ये व्यवस्था थी कि ये कमीशन आया करेगा, तो 1919 का एक्ट लागू हुआ 1921 में, तो जाहिर सी बात है उस कमीशन को आना था 1931 में, या आप ये कह सकते हैं 1929 में। लेकिन ये एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1921 को। तो 10 साल का मतलब है 1931 में इस कमीशन को आना था, जो भी कमीशन जिसने भी ये जांच करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सरकार है, वो पिछले 15 साल से शासन कर रही है, 20 साल से शासन कर रही है, या 25 साल से शासन कर रही है। अब उसको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन में हम लोग हार जाएंगे।
और दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी सरकार बनाएगी। डेमोक्रेसी में तो यही होता है, अगर आप चुनाव हार गए तो आपने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी गद्दी छोड़नी है, दूसरे को बधाई देते हुए आपने चले जाना, फिर आगे के लिए तैयारी करनी है ना। लोकतंत्र की खूबसूरती यही तो है। यहाँ पर क्रांतियाँ जो होती हैं बैलेट के थ्रू होती हैं, बुलेट के थ्रू नहीं होती है ना। तो अब क्या करेगी, जो वर्तमान 20-25 साल सरकार टिकी हुई है, वो चाहेगी कि कुछ अहम मसले ऐसे हैं जो अनसुलझे रह गए हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से सुलझा लें। ऐसे ही कुछ हुआ था उस समय इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में। इंग्लैंड में जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी थी, उसको ये कंजर्वेटिव पार्टी थी, रूलिंग पार्टी जो थी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और उसके उसमें पीएम जो थे बॉल्डविन थे। आपको वन लाइनर में ये सवाल आएगा कि जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तो वहाँ पर कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख भी रखा आपकी फैसिलिटी के लिए, कंजर्वेटिव पार्टी थी, और उसका प्रधानमंत्री कौन था? बॉल्डविन था। और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो था लॉर्ड ब्रिकनहेड, और उस समय भारत का में जो वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं, लॉर्ड इरविन। ओके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 के समय, तो लॉर्ड इरविन जो था इस समय वायसराय था। अब भारतीयों को क्या देना है? इतनी बड़ी कॉलोनी भारत, आप देख रहे हैं ना, इंग्लैंड के पास इतनी बड़ी कॉलोनी, और इस कॉलोनी के भविष्य को कंजर्वेटिव पार्टी भविष्य में लेबर पार्टी के लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। कंजर्वेटिव पार्टी को यह एहसास हो चुका था कि हम इस बार चुनाव हार जाएंगे और लेबर पार्टी सरकार बनाएगी। तो इस मसले को, या भारत जैसी कॉलोनी के मसले को या मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा हम लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसको करके जाएंगे। तो आनन फानन में 1927 में ही ये अनाउंसमेंट हो गया कि 1919 के एक्ट की जांच के लिए भारत में कमीशन जाएगा। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, और इस कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया जॉन साइमन, या सर जॉन साइमन को। इस बोर्ड पे सामने मैंने लिख भी रखा है, आप लोग इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। मैंने बैकग्राउंड अभी जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें बता रखी हैं। अनाउंसमेंट हुआ 8 नवंबर सन 1927 को। उस समय पीएम था बॉल्डविन, कंजर्वेटिव पार्टी का था ये, और वायसराय था लॉर्ड इरविन। उस समय भारत सचिव जो था वो था लॉर्ड ब्रिकनहेड। लॉर्ड ब्रिकनहेड जो था उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, अब अनाउंसमेंट हो गया। अब अनाउंसमेंट के बाद इससे पहले ये आते तो वहाँ पर सरकार जो थी बदल गई। जब ये आए 3 फरवरी सन 1928 को पहली बार भारत में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक बार आया 3 फरवरी 1928 को पहली बार, है ना, बॉम्बे आके उतरे ये, और दूसरी बार आया 1930 में। अब जब ये दूसरी बार जब ये भारत आए तो उस समय इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी और प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड इस समय प्राइम मिनिस्टर था। वायसराय वही था लॉर्ड इरविन, वायसराय इस समय वही था लॉर्ड इरविन। ओके, अब आपसे एक कॉमन सवाल पूछता है, कोई सा भी एग्जाम आप दें, कि टोटल कितने मेंबर थे? इसमें 7 मेंबर थे टोटल, अध्यक्ष सहित 7, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू कमेटी आई है, उसमें अध्यक्ष सहित 9 मेंबर थे। ध्यान रखना, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे? संविधान की प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? टोटल 7। ओके, ध्यान रखना। तो साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित टोटल 7 मेंबर थे। इसमें जॉन साइमन तो था ही था अध्यक्ष, इसके अलावा एडवर्ड कैडोगेन, वर्नोन हडसन, स्ट्रैथकोमा एटली। ये क्लीमेंट एटली वही है जो बाद में प्रधानमंत्री बना था। क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। ये सवाल खूब आता है। स्ट्रैथकोमा, क्लीमेंट एटली, कर्नल वर्नहम और जॉर्ज लैंडफोक्स। ये एक आध बार सवाल आ गए हैं, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस टाइप के एग्जाम में आए हैं। वनडे एग्जाम में आप लोग टेंशन मत लेना, वनडे एग्जाम में ये आएगा कि इसमें अध्यक्ष कौन था? साइमन, और टोटल कितने मेंबर थे? 7। ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। अच्छा, याद वैसे नहीं होते हैं, ये तो बार बार पढ़े जाते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं, और फिर जब एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हाँ यार मैंने कहीं ये पढ़ा है, तो केबीसी खेलना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि साइमन कमीशन जब आया तो भारत में बहुत सी पार्टियों ने, लगभग सारी पार्टियों ने, मेन स्ट्रीम की या मुख्य धारा की जितनी पार्टियां थीं वो साइमन कमीशन का सभी ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया? सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। भारतीय मांग कर रहे थे कि हमें भी इसमें भागीदारी दो, यानी कि भारत के भविष्य की जांच हो रही है, भारत को जो स्वशासन मिला है या मिलेगा उसकी जांच हो रही है, उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसको अंग्रेज़ सरकार ने ठुकरा दिया। सवाल आया था कि साइमन कमीशन में भारतीयों को किसकी सिफारिश पर नहीं लिया गया। तो एक जगह लिखा हुआ है कि स्वयं ये जो जॉन साइमन है उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं होना चाहिए। कई बुक्स में लिखा हुआ लॉर्ड इरविन ने मना किया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन।
वायसराय लॉर्ड इरविन ने अंग्रेज सरकार को ये सलाह दी थी कि साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, बस ये पक्का पता है कि लॉर्ड इरविन ने मशवरा दिया था कि इसमें कोई इंडियन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो मेरे साथ बैठे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी लिखते रहिए आप लोग। अगर आप ये सोचेंगे घर जाके आराम से वीडियो चला के फिर लिख लेंगे, फिर नहीं लिखा जाएगा, तो इससे अच्छा तो फिर आप लोग क्लास में ही ना आएँ, है ना। घर जाके वीडियो लगाएं, उसको पढ़ते रहें। ये वीडियो और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि बिना मरे जन्नत नहीं मिलती है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना और ऐसे चला के छोड़ दिया आपने, किचन में हैं या सो रहे हैं या कुछ अपना गेम वगैरह भी कर रहे हैं, तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने हाथ में कॉपी पेन लीजिए और साथ ही साथ इसको लिखते जाइए, ठीक है ना। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। तो इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे गोरे थे इसमें। इसको श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया, इसीलिए इसके बायकाट का फैसला हुआ। तो दिसंबर 1927, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, छोटा सा लिख देता हूँ। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में, कांग्रेस अधिवेशन लिख देता हूँ, मद्रास में सेशन हुआ दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में। इस सेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे एम ए अंसारी, ध्यान रखना, मुख्तार अली अंसारी या मुख्तार अहमद अंसारी, ऐसी कुछ नाम है इनका। तो एम ए अंसारी, तो इस सेशन के जो चेयरमैन थे एम ए अंसारी, इनकी अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ और इसमें फैसला किया कांग्रेस ने कि हम साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। क्यों बॉयकॉट करेंगे? क्योंकि इसमें किसी भी इंडियन को नहीं लिया। जब अंग्रेज नहीं माने तो यहीं पर आते हैं तेज बहादुर सप्रू। वो उस समय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, है ना, एक इंडियन मेंबर थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो उन्होंने इसी के विरोध में, किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में नहीं। भाई ऐसा कमीशन आए, वो भारतीयों की जांच करे क्या प्रोग्रेस हो रही है, कैसे प्रोग्रेस हो रही है, इसके सभी हिमायती थे। इसका बायकॉट किसी ने नहीं किया था, लेकिन साइमन कमीशन का बायकॉट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। तो इसीलिए तेज बहादुर सप्रू ने भी, ध्यान रखना, साइमन कमीशन के विरोध में नहीं, साइमन कमीशन में किसी इंडियन को ना ले जाने के कारण तेज बहादुर सप्रू ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दो या वनडे एग्ज़ाम दो। आगे चलते हैं। तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम इसका बायकॉट करेंगे, और भी बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने इसके बायकॉट का फैसला किया, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये वनडे में भी आएगा, वन लाइनर में भी आएगा, यूपीएससी में तो आते ही आता है। कौन सी वो पार्टियां? मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ऐसा ना, हमारे पास हर वीडियो में कहता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, थोड़ा पैसा आएगा तो यहाँ स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा आपके लिए। अभी इतने रिसोर्सेज हैं, मेरी आवाज़ पूरे देश में सुनी जा रही होगी, खैर ऐसे बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज सीमित हैं, तो वाइट बोर्ड से काम चल रहा है। और आज तक लोग वाइट बोर्ड से ही पढ़े हैं, वाइट बोर्ड से ही पढ़ के यूएनओ के चेयरपर्सन तक बन गए लोग। लेकिन खैर ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पैसा आएगा, वाइट बोर्ड आ जाएगा, महंगाई बहुत है ना। ओके, फिलहाल इससे काम करिए। तो जगह चूँकि सीमित है, इसलिए मैंने चीज़ें जो है शॉर्ट में लिखी हैं, तो आप लोग सुनते रहिएगा। तो साइमन कमीशन के समर्थक कौन थे? जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी का ज़्यादातर होल्ड था मद्रास में, यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो थी पंजाब में, ज़्यादातर भारतीय पाकिस्तानी पंजाब। यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। मैंने लिखा है सफ़ी गुट। तो मुस्लिम लीग का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया था, तो एक गुट के चेयरमैन थे मोहम्मद शफ़ी, इसीलिए उसको कहा गया था मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफ़ी गुट। तो मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद शफ़ी गुट है उसने इसका समर्थन किया था साइमन कमीशन का, ध्यान रखना। जो मेन स्ट्रीम की मुस्लिम लीग थी उसने साइमन कमीशन का बायकॉट किया था। आप देखिए ना हालात कैसे बदलते हैं। कहाँ 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी, तो उसने अपना मैनिफेस्टो में क्या कहा था कि हम ब्रिटिश राज का समर्थन करेंगे, है ना। लेकिन आज देखें कि वो खुद भी साइमन कमीशन का बायकॉट कर रही है। तो मोहम्मद शफ़ी गुट ने इसका समर्थन किया लीग के। इसके अलावा अखिल भारतीय अछूत संघ, इसने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था आने का, ठीक है। यहाँ तक आपसे सवाल पूछेगा। वनडे में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपसे यही पूछे जाएंगे, वनडे में, स्पेशली वनडे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, समझ रहे ना। अब अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपके काम की हैं। जैसे इसने क्या सिफारिश की, मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा है। सिफारिश ने क्या कि ख़त्म करो, किसको ख़त्म करो? 10 वर्षीय व्यवस्था।
कि भाई ये जो आप 1919 के एक्ट में जो व्यवस्था है कि हर 10 साल बाद एक कमीशन भेजा जाया करेगा जो प्रोग्रेस की जांच करेगा और अपनी रिकमेंडेशन करेगा, उसके बाद फिर से आप नए सिरे से एक एक्ट बनाएंगे, तो इस सिस्टम को आप ख़त्म कर दो। और पहली बार साइमन कमीशन में इस बात को कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए। उसने कहा कि भारतीयों के लिए एक लचीला, फ्लेक्सिबल, ऐसा लचीला या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसने कहा जो स्वयं से विकसित हो। ये कह के चला गया वो, जो स्वयं से विकसित हो। स्वयं से विकसित का मतलब ये है कि उसमें जो भी ज़रूरी चेंजेज हैं वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक वो आप कर सकें, ऐसा संविधान आपके होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले किस अंग्रेज कमेटी या कमीशन ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, वो साइमन कमीशन ने कहा था। रातों रात थोड़ी बन गई संविधान सभा, है ना, समय लगा, ठीक है। फिर जो 1919 के एक्ट से जो प्रांतों में द्वैध शासन था, उसने कहा भाई ये जो है मामला सही नहीं है, इसको ख़त्म कर दो। प्रांतों में द्वैध शासन, आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसने कहा प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो ख़त्म कर दो। इसके अलावा इसने कहा जारी रखो। किस चीज़ को जारी रखो? उसने कहा जो 1909 के मौले मिंटो एक्ट से जो आपने मुस्लिमों को अलग चुनाव क्षेत्र दिए हैं, जिसे हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जिसे हम कहते थे, उसने कहा ये चीज़ सही नहीं है। उसने खुद कहा कि ये पद्धति जो है निंदनीय है। निंदनीय का मतलब दो संप्रदायों को बांटती है, लेकिन साथ ही उसने कहा अभी इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने माइनॉरिटीज़ को राजनीति और प्रशासन में आगे लेकर के आना है तो अभी यही रास्ता है। ये बुरा है लेकिन यही रास्ता है, इसके अलावा अभी कोई रास्ता है नहीं। तो उसने कहा ठीक है भाई, इसको जारी रखो। किसको? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसको जारी रखो। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो भी है उसको आप जारी रखो। ध्यान रखना, उसने उसकी निंदा की थी, बुराई की थी, लेकिन ख़त्म करने की सिफारिश नहीं की थी। उसने कहा इसको कैरी ऑन करो। फिर इसने कहा शुरू करो। क्या शुरू करो? इसने कहा शुरू करो। क्या शुरू करो? राज्यों में जवाबदेह मंत्री। ठीक है साहब, राज्यों में जवाबदेह मंत्री, इन शॉर्ट लिखा है मैंने। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था ना, तो वहाँ पर चाहे भारतीय मंत्री हों या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हों, मंत्री हों, वो स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जैसे आजकल होता है ना। और अंकित तभी ठीक है, वायरल हो गया, सुना है? ठीक है, बच गए, ओके। तो नहीं यार, तुम्हारा बचा रहना बहुत ज़रूरी है, तुम तो मेरे भविष्य के कलेक्टर हो। तो कहाँ था मैं? हाँ, यस। तो जो आपने द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट शुरू की थी ना 1919 के एक्ट में, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आजकल जैसे है ना, सरकार पूरी तरह से संसद या असेंबली के लिए जिम्मेदार है, सवाल जवाब हो सकते हैं, है ना। उस समय ये व्यवस्था अभी तक थी नहीं। प्रश्न पूछने वगैरह का तो अधिकार था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि आपकी हम निंदा कर सकते हैं, आपको हटा सकते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं था जैसे आज है। तो उसने कहा था कि प्रांतों में जो मंत्री होने चाहिए वो वहाँ की विधायिका या असेंबली के लिए जवाबदेह होने चाहिए। ये सिस्टम शुरू करो। इनडायरेक्टली उसने कहा था जो आप 1935 के एक्ट से जो प्रांतीय स्वायत्ता दे रहे हैं ना 1937 में, स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब क्या था कि जैसे आजकल है ना चुनावा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसे भाई काम करने दो। गवर्नर के पास हैं अधिकार, गवर्नर के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आज भी हैं, लेकिन गवर्नर से उम्मीद की जाती है कि वो विशेष परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है। तो ये जो व्यवस्था है 1935 के एक्ट से 1937 में ही लागू हो गई थी। इसकी हल्की सी सिफारिश जो था वो साइमन कर गया था। क्या? उसने कहा था प्रांतों में जो सरकार है, ऐसी सरकार हो कि वहाँ मंत्री जवाबदेह हों। किसके लिए? विधायिका के लिए, असेंबली के लिए। ठीक है, इसने कहा ये शुरू करो। इसके अलावा वोटिंग का दायरा बढ़ाओ। हमारे यहाँ सबसे पहले जो वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ था 1892 में हुआ था। क्वेश्चन आता है ना, ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं आपको 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सवाल आता है ना कि भारत में संसदीय प्रणाली कब से शुरू हुई, तो 1892 के एक्ट से शुरू हुई। तो वहाँ पर पहली बार ये हुआ था कि इस जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ भी कह लो आप, उसमें कुछ भारतीय चुन कर आएंगे, इलेक्शन के थ्रू चुनकर आएंगे। तो जैसे आज है ना यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग, इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो भी 18 साल का है उसे वोट देने का अधिकार है, जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर हो, है ना, LGBT पर्सन, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वोटिंग का दायरा बहुत सीमित था। राजा नवाब जैसे जिनको टाइटल मिले हुए हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा जो कम से कम 1000 रुपये इनकम टैक्स या लैंड रेवेन्यू देते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो पता चला पूरा का पूरा उत्तराखंड स्टेट आप घुमाएं, 5-6 वोटर मिले, इससे ज़्यादा वोटर नहीं मिले।
तो लेकिन धीरे धीरे वोटिंग का दायरा बढ़ाया गया। तो इसने भी कहा था कि वोटिंग का दायरा बढ़ाओ, यानी कि कुछ और लोगों को वोट देने का अधिकार दो, लेकिन अभी भी इसने यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग की सिफारिश नहीं की थी। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके, इसकी सिफारिश ने अभी नहीं की थी अभी, ये तो हमें आज़ादी के बाद ही मिला। ठीक है, आगे चलें। हाँ, असेंबली का मतलब है सेंटर में, स्टेट में जो भी असेंबली हैं उनमें सीट आप बढ़ाओ, सीटों का दायरा आप बढ़ा दो। मान लो अगर 4 सीटें हैं तो 6 कर दो। ओके, आगे चलें। अच्छा, इसने कहा था भविष्य में क्या होना, अभी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, भविष्य में भारत को आपने एक संघ बनाना है। ध्यान रखें, सबसे पहली बार यहाँ पर साइमन कमीशन कह रहा है कि भविष्य में भारत को एक संघ होना चाहिए। उसने कहा भारत इतना, इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना डाइवर्सिटी है यहाँ पर, कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। एकल प्रणाली की सरकार काम नहीं करेगी। एकल प्रणाली सरकार का मतलब कि केवल एक ही सरकार जो सेंटर में हो, पूरे देश के लिए कानून बना रही हो, ये व्यवस्था भारत जैसे देशों में काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आकार में, आबादी में, भूगोल में बहुत ही डाइवर्स हैं ये। तो उसने कहा था कि भारत को एक संघ, आप भविष्य में भारत को एक संघ राज्य में बदलोगे, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में बदलोगे। ध्यान रखना, संविधान और संघ सबसे पहले साइमन कमीशन दे गया हमें। ओके, सिफारिश कर गया इसकी। लचीला संविधान मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो भी हो, भारत में संघ बने या कुछ भी बने, उसने कहा कि गवर्नर, स्टेट में गवर्नर और सेंटर में जो वायसराय हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखें। देखो, जो पार्टीशन की जो बात कर रहे थे ना 1909 के एक्ट से ही, या बल्कि आप कह दें कि 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था। इन्होंने इस चीज़ का हर जगह ध्यान रखा है, बंटवारे का हर जगह ध्यान रखा। यहाँ भी कह के जा रहे हैं गवर्नर वायसराय से कि अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखो, जैसे कि अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये अपनी सिफारिश कर गया। ओके, अब कहा इसने अभी नहीं का मतलब ये चीज़ें आपने अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी। क्या? मैंने लिखा यूनिवर्सल एवी, यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी को वोट देने का अधिकार अभी नहीं देना है। इसने ये नहीं कहा कि देना ही नहीं है, इसने कहा अभी नहीं देना है। इसके अलावा सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? उत्तरदायी सरकार। किसके लिए जवाब दे? वहाँ की संसद के लिए, संविधान के लिए, है ना। तो उसने कहा केंद्र में अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि देनी नहीं है, अभी नहीं देनी है। प्रांतों में तो उसने उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कर दी है इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि प्रांतों में मंत्रियों को विधायिका के लिए जवाबदेह बना दो, तो प्रांतों में वो उत्तरदायी सरकार की बात कर रहा है, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार की बात वो अभी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो कह रहा है भाई अभी जो है सिक्योरिटी मजबूत नहीं है। उसने कहा भविष्य में भारतीयों को सेंटर में उत्तरदायी दिया जा सकता है। उसने केंद्र में अभी भारतीयों को मंत्री बनाने की सिफारिश नहीं की है। उसने कहा अभी नहीं, भविष्य में आप भारतीयों को केंद्र में मंत्री बना सकते हो, लेकिन ये ऐसा तब करोगे जब भारत की सुरक्षा मजबूत हो जाए। अब सुरक्षा के लिए वो क्या कह रहा है? सीमाओं पर सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, दोनों ही मसले हैं कि जब भारत पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, भारत की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी, अर्थात हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, हमें यहाँ पर किसी भी तरह का थ्रेट नहीं होगा, तो हम भारतीयों को सेंटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे। ओके, अच्छा, स्पेशल नोट मैंने लिखा है इसमें, साइमन कमीशन ये कह गया कि भारत में पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रयोग जो है वो असफल रहा है। देखो, इन्होंने 1917 में अनाउंसमेंट किया मॉन्टेस्क्यू ने, तो भी वहाँ बहुत सारे हर्डल लगा दिए थे कि हाँ भाई एटोनॉमी दी तो जाएगी, लेकिन कितनी दी जाएगी, किन किन क्षेत्रों में दी जाएगी, उसको देने की गति क्या होगी, तुरंत सब कुछ दे दिया जाएगा या धीरे धीरे दिया जाएगा, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय करना था। यानी कि वो हमें कुछ दे तो रहे थे, लेकिन बहुत ही अनमने तरीके से। उसके बाद 1919 के एक्ट से जब उन्होंने डुअल गवर्नमेंट शुरू की, तो अभी मैंने कल वीडियो अपलोड की है, उसमें आप देखना, उसमें भी उन्होंने तरह तरह के हर्डल लगा दिए थे। वो भारतीयों को भी, पूरी दुनिया को भी, इंग्लैंड की जनता को भी ये दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय अभी होम रूल के लायक नहीं हुए हैं। यही बात ये कह रहा साइमन, क्या कह रहा है कि भारत में पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रयोग जो है वो अभी सफल नहीं हुआ है या असफल रहा है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी इन्होंने शुरू करी थी? स्टेट में। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो आप समझते हैं ना, समझ रहे हैं। उसने कहा अभी ये सफल नहीं रहा, कहने का मतलब अभी जमे रहो, अभी भारतीयों को अधिकार मत दो। ओके, खैर, भारतीयों का रुख मैंने आपको बताया। इसके बाद अब दिसंबर 1927 में मैंने आपको बताया एम ए अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में। उसमें कांग्रेस ने फैसला किया कि भाई हम जो है साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। इसी में कांग्रेस ने आगे इस मसले को आगे बढ़ाया, सुझाव को आगे बढ़ाया कि हमें पूरे देश की जितनी भी राजनीतिक दल हैं, इन सभी ने इसका बॉयकॉट करना चाहिए, और इसके लिए लामबंदी के लिए
एक बैठक बुलानी चाहिए हमें सभी पार्टियों की। उस बैठक को नाम दिया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। पहली जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई 1928 में दिल्ली में हुई है। पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई उसके अध्यक्ष कौन थे दिल्ली में? एमएल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड सोनू भाई। किधर गया? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ध्यान रखना, दिसंबर 1927 में लीग के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एम.ए. अंसारी। अच्छा, आगे चले। पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में दिल्ली में, ठीक है। अध्यक्ष थे एम.एल. नेहरू। अच्छा, इसमें इन पार्टियों में और कौन कौन शामिल थे? अब इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में और किन पार्टियों ने भाग लिया? कांग्रेस तो थी कांग्रेस तो दूल्हा थी बारात का। कांग्रेस थी, महासभा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय ईसाई संघ, ठीक है ना, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस और खिलाफत कमेटी। ये जो थे इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आप लोग जो ऐसे करके हाथ बांध के बैठे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको शॉर्ट में लिखते जाइए, आप कभी नहीं लिख पाएंगे इसको। आप ये सोचें कि साहब वीडियो हम घर में जाके चला लेंगे और इसको लिख लेंगे, ना, ये तो किसी ने किया ही नहीं आज तक। किया होता तो सभी जो वीडियो ना बन गए होते अब तक। इसको लिखिए, टाइम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप लोग भी लिखिए, ओके। अब इसमें तय हुआ, इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तय हुआ। अच्छा, यहीं पर ना जो भारत सचिव है ब्रिकनहेड, लॉर्ड ब्रिकनहेड, उसने भारतीयों को चैलेंज किया। जब हम लोग साइमन कमीशन का बायकॉट करने लगे तो इसने भारतीयों को चैलेंज किया कि भाई हम लोग आपको क्यों नहीं ले रहे? हम लोग आपको इस साइमन कमीशन जैसे इंपॉर्टेंट कमीशन में इसलिए नहीं ले रहे हैं कि एक तो आप अभी इस लायक नहीं हैं कि आप संविधान जैसे महत्वपूर्ण मसले पर विचार विमर्श कर सकें, एक बात। और दूसरी बात, भारत की जो राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि इतने बटे हुए हैं कि संविधान जैसे किसी भी मसले पर कभी भी एक राय हो ही नहीं सकते। अर्थात आप ना तो संविधान बना सकते हो और ना उसमें कुछ अपने सुझाव दे सकते हो। लॉर्ड बिरकनहेड ने ये चैलेंज भी किया और एक तरह से हमें कह सकते हैं पिंच भी किया। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है तो हम तुम्हें एक होकर दिखाएंगे और संविधान बना के भी दिखाएंगे। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ कि भाई एक कमेटी बनेगी जो भारत में भविष्य के संविधान पर अपना सुझाव देगी, या भारत में जो भविष्य का संविधान किस तरह का होगा उसकी ड्राफ्टिंग देगी, उसका प्रारूप सुझाएगी। ठीक है साहब, कमेटी बनेगी और उस कमेटी के चेयरमैन होंगे मोतीलाल नेहरू। ओके, तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ जो भारत में भविष्य के संविधान के भारत में जो भविष्य का जो संविधान होना है उस पर अपना सुझाव देगी। ओके, अब आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि मोतीलाल जो नेहरू कमेटी थी उसमें और कौन कौन थे। तो 11 मई 1928 को इसका गठन हुआ और इसमें अध्यक्ष एम.एल. नेहरू सहित कुल 9 मेंबर थे। और इसमें और कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू तो हुए, इसके अलावा हसन इमाम, ध्यान रखना हसन इमाम है ना, लिख लेना आप लोग, शॉर्ट में लिखा है मैंने, हसन इमाम, शोएब कुरैशी, M.S. अणे, सप्रू माने तेज बहादुर सप्रू, सरदार मंगल सिंह, G.R. प्रधान, फिर से बोल दूँ, मैंने इनके सरनेम लिखे हैं, मोतीलाल नेहरू, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, मोतीलाल नेहरू, हसन इमाम, शोएब कुरैशी, M.S. अणे, तेज बहादुर सप्रू, सरदार मंगल सिंह, G.R. प्रधान, सुभाष चंद्र बोस और N.M. जोशी। ओके, नेहरू रिपोर्ट जो पेश हुई 10 अगस्त 1928 को कलकत्ता में, 10 अगस्त 1928 को कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई और ये दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी और इस बार इसके चेयरमैन थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इस समय इसके चेयरमैन थे। 10 अगस्त 1928 को कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट जो सभी पार्टियों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें पेश हो गई पेश साहब, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में बात जो की गई डोमिनियन स्टेटस की गई। अब यहाँ पर जो है ना, जो लॉर्ड ब्रिकनहेड कह गया था ना कि भाई आप लोग एक राय नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोहरा सा रहा। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू कमेटी के कुछ मसले ऐसे थे जिन पर भारतीयों में या भारतीय पार्टियों में एक राय नहीं बन पा रही थी।
खासकर मुस्लिम लीग जो थी नेहरू रिपोर्ट की खिलाफत कर रही थी। क्यों कर रही थी खिलाफत? मुस्लिम लीग चाहती थी कि भविष्य में भारत का जो संघ हो या भविष्य में भारत का जो संविधान बने, भारत का जो संघ हो वो एक ढीला संघ हो। ढीला संघ समझते हैं? जिसमें केंद्र के पास पावर कम हो और राज्यों के पास जो है वो पावर ज़्यादा हो। जैसे मोतीलाल नेहरू कमेटी ने रिकमेंडेशन की कि भारत में जो भविष्य में जो संघ होगा या संघ बनेगा उसमें केंद्र मजबूत होगा, केंद्र जो है शक्तिशाली होगा तो संघ, लेकिन केंद्र के पास पावर ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि भारत को अभी हमने क्या करना, एक करना है ना। साइमन खुद कह गया कि भाई भारत डाइवर्सिटी का देश है, तो इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदलना और बनाए रखना है। तो इसके लिए जो सेंटर की पावर है उसके पास शक्तियाँ होनी चाहिए, ये ऐसा मोतीलाल नेहरू समिति ने कहा था। तो आज जो देखते हैं ना आप केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और अवशिष्ट विषय, ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में हो, जो ना राज्य सूची में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय। अब मजे की बात यह है कि अवशिष्ट विषय कौन सा सब्जेक्ट जो केंद्र सूची में होगा, कौन सा राज्य सूची में होगा, कौन सा समवर्ती में होगा, कौन सा अवशिष्ट सूची में होगा, ये कौन तय कर रहा है? संसद तय कर रही है ना, केंद्र तय कर रहा है। और मजे की बात यह है कि जो नया मसला आ जाए वो किस सूची में होगा, वो अवशिष्ट में होगा, केंद्र में होगा, राज्य में होगा, संपत्ति में होगा, केंद्र सरकार तय कर रही है। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कहा था कि अवशिष्ट विषय जो हैं वो केंद्र के पास होने चाहिए। इस चीज़ को लेकर के मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात, अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो उस समय युवा नेता थे, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया। सवाल खूब आता है, एससी बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था। अच्छा, यही मैं बताना आपको भूल गया कि इस कमेटी में जो सचिव के रूप में शामिल थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, और उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को लिखा था। जो भी रिकमेंडेशन आई थी उनको, अच्छा अच्छा एक यही बात है खिलाफत, वो जो आपको पता जलियांवाला बाग कांड, तो जलियांवाला बाग कांड में कौन सी समिति बनी थी उसकी जांच के लिए? कांग्रेस ने बनाई थी मदन मोहन मालवीय कमेटी। तो उसमें सचिव के रूप में थे आपके महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय समिति की रिपोर्ट को लिखा था महात्मा गांधी ने, नेहरू समिति की रिपोर्ट को लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पिता अध्यक्ष थे, पुत्र ने उस रिपोर्ट को लिखा था, ध्यान रखना। तो अब आप देखें ना भाई, यही डेमोक्रेसी है, दिलों का मतभेद नहीं है, विचारों का मतभेद है। आपने रिपोर्ट दी, हमने उसको लिख भी दिया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? कि ये लोग चाह रहे थे कि मोतीलाल नेहरू समिति जो है या ये कमेटी जो है भारतीयों को स्वराज की सिफारिश करे या अंग्रेजों से मांग करे कि भारतीयों को जितनी जल्दी हो सके होम रूल दे या टोटल होम रूल दे। लेकिन मोतीलाल नेहरू समिति ने यहाँ पर बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा अभी जो हमारा स्वराज या पूर्ण स्वराज या टोटल होम रूल की जो बात है उसकी मांग हम अभी नहीं करेंगे, भविष्य में करेंगे। अभी जो हम करेंगे डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे। अभी डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमेन से बना है। डोमेन का मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज सरकार की पूरी दुनिया में कॉलोनी जो है फैली हुई हैं, छितरी हुई हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार के पास या भारत में अंग्रेजों के पास फौज, पुलिस यानी कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर और जो फॉरेन अफेयर है वो रहेंगे अंग्रेजों के पास। और बाकी सारे जो मसले हैं फाइनेंस के या डेवलपमेंट के जितने ही मसले हैं वो भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन राज किसका रहेगा? अंग्रेजों का। फौज किसकी? पुलिस किसकी? कानून व्यवस्था किसकी? फॉरेन अफेयर्स किसके? वो विदेशी सरकार के, जिसके हम गुलाम हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने इस तरह के डोमिनेंट स्टेटस की मांग की। लेकिन बोस और नेहरू जैसे जो युवा नेता थे वो कह रहे नहीं भाई हमें अब टोटल होम रूल चाहिए, और टोटल होम रूल का मतलब आज़ादी ही है। लेकिन ऐसी मांग हुई नहीं। तो अब इस मांग को लेकर के मैं यहाँ कहीं लिखा भी है, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में ही बगावत भी कर दी थी कांग्रेस से, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस लीग फॉर इंडिया या भारतीय स्वतंत्रता लीग। ये सवाल खूब आता है किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। लेकिन यहाँ पर अब गांधी जी का रोल अहम हो गया। कहते हैं ना, कांग्रेस में युवाओं ने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया? कि हमें होम रूल चाहिए। नेहरू समिति की रिपोर्ट के खिलाफ ही युवाओं ने विद्रोह कर दिया कि नहीं साहब हमें होम रूल चाहिए, होम रूल की मांग करो, नहीं तो हम अपनी रास्ते चल देंगे, अपने स्तर से अपना नया आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इस समय गांधी जी रोल में आए और उन्होंने कहा रुकिए भाई जरा ठहरिए, हम अंग्रेज़ों से कुछ ये मांगें कर रहे हैं, अगर 1 साल के भीतर अंग्रेज़ों ने हमारी ये मांगें पूरी नहीं की तो हम टोटल होम रूल के लिए पूरे देश में नया आंदोलन शुरू करेंगे। तभी तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये साइमन कमीशन जो था
अभी खैर इसकी बात करेंगे, साइमन कमीशन का रोल क्या रहा इंडियन पॉलिटिक्स में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, अभी अपने मुद्दे से नहीं भटकते। तो खैर, तो ये सवाल खूब आता है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने जो है अभी मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, पूर्ण स्वराज की मांग अभी नहीं की थी, उन्होंने कहा उसकी बात बाद में करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो प्रांतों में जो डुअल गवर्नमेंट है, द्वैध शासन, उसको ख़त्म कर दो। साइमन कमीशन ने भी कहा था इसको ख़त्म कर दो, इन्होंने भी कहा इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, प्रांतों में इसकी जगह उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकार समझते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो असेंबली के लिए जवाबदेह हो, वो होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल असेंबली है, जो केंद्र की जो लेजिस्लेशन है, जिसे आप संसद कह सकते हो इस समय, उसने कहा उसमें 2 हाउस होने चाहिए, उसमें 2 हाउस होने चाहिए, है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस होना चाहिए। केंद्र मजबूत होना चाहिए, अवशिष्ट विषय जो हैं केंद्र के पास होने चाहिए। उन्होंने कहा भारत को जो है भविष्य में संघ होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ हो रही है, जो देसी नवाब राजे थे, समझ रहे ना, देसी नेटिव किंग्स, ऐसे लोग जिनको एक आध बार अंग्रेजों ने जीत तो लिया था, लेकिन उन्हें उनका राज वापस छोड़ दिया था, वापस सौंप दिया था कि ठीक है तुम बने रहो, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ समर्थक भी चाहिए थे ना कुछ। तो इन्हें हम देसी राजा कहते थे, नेटिव किंग्स, जैसे टिहरी के नरेश टिहरी, रामपुर नवाब, मुरादाबाद नवाब, पटियाला के राजा, नाभा के राजा, जींद के राजा, नवाब भोपाल, नवाब हैदराबाद, नवाब जूनागढ़, ये क्या हुए, सब देसी राजा हुए। तो मोतीलाल नेहरू समिति में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि देसी राजा अपने अधिकार छोड़ दें या अपनी रियासतों को आज़ाद कर दें, लेकिन वो अपनी रियासतों में इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं या अपनी रियासतों में इस तरह से लोगों को धीरे धीरे प्रशिक्षित करना शुरू कर दें या अधिकार देना शुरू कर दें, ट्रेंड करना शुरू कर दें, अपनी शक्तियां कम करना शुरू कर दें, ताकि भविष्य में जब संघ बने, एक अखिल भारतीय संघ बने, तो उसमें देसी रियासतें भी आसानी से शामिल हो जाएं, ये कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भारत में जो है एक पदसोपानी न्यायिक व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। आप देख रहे हो ना, आप जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से बात माननीय राष्ट्रपति के पास आपकी जो है कि अपील जा रही है ना, तो इसको हम कहते हैं पदसोपानी न्यायिक व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि जो भारत में जो है पदसोपानी न्यायिक व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, और जो प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय उस समय कौन था, इंग्लैंड में बैठी हुई प्रिवी काउंसिल, उन्होंने कहा प्रिवी काउंसिल खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, वही सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रिवी काउंसिल को इन्होंने कहा था कि इसको आप खत्म कर दो। प्रिवी काउंसिल बाद में 1935 के एक्ट से खत्म भी हो गई थी। रियासतों की बात मैंने बता दी। इन्होंने कहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो माल्य मिंटो एक्ट से जो कम्युनल अवार्ड का सिस्टम जो शुरू हुआ था 1909 में, उन्होंने कहा इसको खत्म कर दो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को खत्म कर दो, और इसकी जगह जिन लोगों को भी, अल्पसंख्यकों को जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनको सीमित समय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे दो। जैसे आज है ना, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद में भी और विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण है ना, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में और विधानसभा में, ध्यान रखना है ना। तो उन्होंने कहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आपने कहा साइमन ने कहा कि साइमन ने क्या कहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निंदनीय है, लेकिन अभी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इसे जारी रखो। इन्होंने क्या कहा, इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इसकी जगह इन्हें रिजर्वेशन दे दो सीटों का, ठीक है। इसके अलावा सिंध को बॉम्बे से अलग करने की बात कही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आप लोग लिखना, यहाँ पर लिख दूँ कहाँ रिकमेंडेशन, साइमन कमीशन ने भी सिंध को बम्बई से अलग करके अलग प्रांत बनाने की सिफारिश की थी। सिंध है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत है, उसकी राजधानी कराची है इस समय। तो सिंध को बम्बई से अलग करने की सिफारिश उन्होंने भी की थी और इन्होंने भी की थी। 1935 के एक्ट से अलग हो भी गया था, म्यांमार को भी अलग कर दिया था, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कुछ ऐसी सिफारिशें भी की थी जो मूल अधिकारों की तरफ को इशारा कर दी थी, फंडामेंटल राइट्स की तरफ को, जो संविधान में आज हमारे मूल अधिकार। तो जैसे मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में कहा था कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, उस गलती को वीडियो के अंत में सुधारूंगा, तो आइए मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो भारत में संविधान के मसौदे पर हुई थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी कि भारत की सभी पार्टियों का सम्मेलन 2 बार हुआ। पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 2 बार हुई। जो पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फरवरी 1928 में दिल्ली में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे, जो मैंने अभी पहले लिखा दिया था मोतीलाल नेहरू, वो गलत है। इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू नहीं, M.A. अंसारी, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें इसकी मंजूरी को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है।
पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गई दिल्ली में। इसमें तय हुआ कि भाई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। अब इस कमेटी की सिफारिशों को दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में रखा गया और दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई लखनऊ में। कहाँ लिखा है मैंने, ये जुलाई अगस्त 1928 में दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में। ध्यान रखना, जुलाई अगस्त 1928 में दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में। इसमें मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को रखा गया और इसी में जिन्ना ने इन सिफारिशों में 3 संशोधन सुझाए थे, जिसमें से एक था कि अवशिष्ट विषय जो होने चाहिए वो केंद्र के पास होने चाहिए। ठीक है ना। खैर, तो दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी उसमें इस रिपोर्ट को रखा गया और रिपोर्ट पर डिस्कशन हुआ। अब मोतीलाल नेहरू और कलकत्ता और कांग्रेस क्या है, एक्चुअली 1928 में कांग्रेस का सेशन दिसंबर में कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का जो सालाना सत्र होता था वो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में हुआ। इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने दिसंबर 1928 के कलकत्ता सेशन में, जिसके चेयरमैन स्वयं मोतीलाल नेहरू थे, उसमें नेहरू समिति को मंजूरी दी थी, नेहरू समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। क्लियर है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है। पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, दूसरी लखनऊ में। पहले के अध्यक्ष एम ए अंसारी थे, मोतीलाल नेहरू नहीं। ठीक है। और दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में नेहरू समिति की रिपोर्ट को रखा गया, उस पर डिस्कशन हुआ। कांग्रेस ने अपने किस सम्मेलन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी, वो दिसंबर 1928 में कलकत्ता सेशन में, और इस सेशन के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ओके, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और अब आप इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।